आधुनिक मानव। होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे ये प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल यानी रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ था। ये तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है। कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार में हुआ, और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। ये तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का सबूत यह है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जेनेटिक समरूपता पाई गई है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इसमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों की ओर गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के सबूत भी जो इथियोपिया और ओमो स्थानों पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और हमेशा के लिए वहां के स्थानीय निवासी बन गए। आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण यानी कि गैदरिंग, शिकार, अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्मों का मिलना दुर्लभ होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपाई जानवरों जैसे चूहे, छछूंदर, पक्षियों, सरीसृपों और यहां तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। होमिनिडों ने शिकार शायद बाद में शुरू किया था, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपाई जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना सबूत 2 जगहों पर मिला, और वो जगहें थीं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव और जर्मनी में शोनिंजन। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इसकी जानकारी हमें अनेक खोज स्थलों से मिली मछलियों की हड्डियों से मिलती है। पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में जानने के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कीनिया में किलोम्बे और ओलेर जिसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। यह औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? ऐसा हो सकता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहीं पर लोग बार बार आते थे, और ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके सबूत यूरोप के पुरास्थलों से मिले हैं। कीनिया में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टक्रांज में पत्थरों के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं।
क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे का मिलना इस ओर भी इशारा करता है कि उस समय के लोगों को आग जलाना भी आ गया था। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और गर्मी मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था और सर्दी से भी बचाव होता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, शल्क निकालकर औजार बनाने में आग की गर्मी उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। प्रारंभिक मानव ने औजारों का निर्माण कैसे किया? सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी ही चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपना घर बनाने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें वे खुद ही बनाया करते थे। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं थीं, जैसे विशेष प्रकार के शारीरिक बनावट और हाथों का कुशलतापूर्वक प्रयोग। इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाता और उसका प्रयोग करता था, उसमें अधिक स्मरण, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी और वानरों में इन दोनों ही विशेषताओं का अभाव था। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन सबूत इथियोपिया और कीनिया के पुरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी गईं और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित कर लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाने को बाद में भी खाया जा सकता था। बाद में कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे फर वाले जानवरों को पकड़ना, उनकी रोएदार खाल का प्रयोग कपड़ों की तरह करना और उनको सिलने के लिए सुई का आविष्कार भी करना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला सबूत 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया था। आदि मानव ने बोलना कब सीखा? जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अपनी एक भाषा होती है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। उच्चरित भाषा में पहले गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। शायद यही ध्वनियां धीरे धीरे आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार भाषा कला के साथ साथ 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। बोली जाने वाली भाषा और कला का आपस में बहुत ही गहरा संबंध रहा है, क्योंकि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के एक मुख्य माध्यम है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।